आज हम 7th क्लास की हिस्ट्री की किताब में पढ़ने वाले हैं 5th चैप्टर। इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं रूलर्स के बारे में। रूलर्स के साथ हम पढ़ने वाले हैं बिल्डिंग्स के बारे में। शुरुआत में आप एक बात समझिए, अगर कोई भी रूलर होंगे, कोई भी राजा होंगे, कोई भी साम्राज्य बनाया जाएगा, उसमें बिल्डिंग्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व होने वाला है। वो बिल्डिंग्स एक साइन है, एक सिंबल है पावर का सिंबल होंगी, वेल्थ का सिंबल होंगी। आप साथ में देखेंगे अगर वो मंदिर बना रहे हैं या मस्जिद बना रहे हैं तो एक सिंबल ऑफ फेथ भी होने वाला है। तो बिल्डिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंस है। अगर वो फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं तो उससे समझ में आता है कि उनकी जो एम्पायर है वो कितनी ज्यादा रिच है, कितनी ज्यादा वेल्दी है। यहाँ पर आप देखने वाले हैं इंजीनियरिंग स्किल और कंस्ट्रक्शन किस तरीके से हुआ, इसका डिस्कशन किया गया इस किताब में। टेम्पल कंस्ट्रक्शन जो हुए शुरुआती दौर में, जो आपके 11th सेंचुरी में टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट हुए, उनके बारे में बताया है। जो आपके मॉस्क या टेम्पल बनाए जाएंगे, टैंक्स बनाए जाएंगे, उनके बारे में पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन है। साथ में क्यों हमेशा जब भी एक राजा दूसरे राजा के साम्राज्य पर हमला करता था तो टेम्पल्स को ही टारगेट बनाया जाता था। चाहे आप महमूद और गजनी की बात करें, चाहे आप बात करें चोलास की, या फिर आप बात करें जब श्रीलंका में लड़ाई हुई, आपके जब पल्लवास जो आपके पांड्यास थे उनने जब हमला किया श्रीलंका पे, या फिर श्रीलंका ने जब बदला लिया, तो टेम्पल्स को ही टारगेट क्यों किया गया। हम गार्डन्स की बात करेंगे, गार्डन्स के साथ हम टूम्स के बारे में समझेंगे, फोर्ट्स के बारे में समझेंगे। टूम्स को हिंदी में हम मकबरा कहते हैं, उसके बारे में और किलों के बारे में समझेंगे। हम रीजन के बेसिस पर, जगह के बेसिस पर, ज्योग्राफी के बेसिस पर एम्पायर को समझने की कोशिश करेंगे, उनका कोरिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। ये जो पिक्चर है ये आपसे छुपी हुई नहीं है, आप इस पिक्चर से अनजान नहीं है। बच्चा बच्चा जानता है कि ये कुतुब मीनार है, पर इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि इस मीनार में आप देखिए किस तरीके का इसका सरफेस है, इसमें किस तरीके की कार्विंग्स दी है, कितने कर्व्ड सरफेस है, कितने एंगुलर सरफेस है। इन सरफेसेस पे आपको इंस्क्रिप्शंस देखने मिलने वाले हैं, और ये इंस्क्रिप्शंस, इस तरीके से इंस्क्रिप्शंस करना कोई आम बात नहीं है। आप देखने वाले हैं ये जो इंस्क्रिप्शंस किए जा रहे हैं ये कोई आम बात नहीं है। ये जो इंस्क्रिप्शंस किए जाएंगे ये कितने ज्यादा डेलिकेट है, इंट्रिकेट है। इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा हाई स्किल्ड क्राफ्टमैन की जरूरत पड़ेगी जो इस तरीके का काम कर पाए। आपको यह बात समझने की जरूरत है कि ये 800 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं। यहां पर बहुत ही कम ऐसी बिल्डिंग्स थी जो पत्थर या ईंट से बनाई जाती थी उस समय 13th सेंचुरी के आसपास। ये अपने आप में एक नायाब नमूना होगा। लोग इसके बारे में दूर दूर तक चर्चे करते होंगे, बातें करते होंगे। कुतुब मीनार हम जानते हैं ये 5 स्टोरी बिल्डिंग है, 5 इमारत है, 5 आप तल्ले समझ सकते हैं, 5 लेवल्स हैं इसके। साथ में आप देखने वाले बहुत ज्यादा बैंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस है। इस तरीके से आप इंस्क्रिप्शन ऊपर से नीचे तक देख सकते हैं, ये बैंड में इंस्क्रिप्शंस दिए गए। इस चीज को आपको अलग से दिख जाएगा जब भी आप जाकर देखेंगे। इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो फर्स्ट फ्लोर बनवाया जाता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक बनाते हैं, और बाकी का जो हिस्सा है वो इल्तुतमिश कंप्लीट कराता है। लगभग 1229 के आसपास ये पूरा काम कंप्लीट होने वाला है। आप यहां देखने वाले इतने सालों में ये लाइटनिंग से या अर्थक्वेक से डैमेज हुई, और इसको रिपेयर कराने का काम किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, फिर मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, फाइनली फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी। ये सारे लोग इसको अर्थक्वेक या फिर लाइटनिंग से जो भी इसको क्षति पहुंचेगी, जो भी इसके स्ट्रक्चर में हार्म होगा, उस सब को ये ठीक करने वाले हैं, ठीक करवाने वाले हैं। चाहे आप खिलजी की बात करें, या फिर आप मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, या फिर लोदीज की बात करें, सबने इसको बढ़िया तरीके से रखने का प्रयास किया है। हम बात करेंगे यहाँ पर कि 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के बीच में जो आपके राजा हैं, जो आपके ऑफिसर्स हैं, वो किस तरीके के स्ट्रक्चर बनवाने वाले हैं। आप सबसे पहले देखिए, आपके फोर्ट्स बनने वाले हैं, बड़े बड़े किले बनेंगे, महल बनने वाले हैं, गार्डन्स बनने वाले हैं, और साथ में मकबरे बनने वाले हैं। यहां पर आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो जगहें थी ये सेफ है, प्रोटेक्टेड है। आपको समझ में आ रहा है कि जो किले बनाए जाते थे वो प्रोटेक्शन के लिए बनाए जाते थे। बड़े बड़े पैलेसेस बनाए जाएंगे, बड़ी बड़ी प्लेसेस होंगी, रेस्ट रूम जैसी, आप बढ़िया आराम कर सकते हैं उसमें। ये तमाम चीजें आपको देखने मिलने वाली है। आप देखने वाले पब्लिक एक्टिविटीज के बारे में ध्यान दिया जाता था कि आम जनता जो है उनके लिए फोर्ट्स का या पैलेसेस का क्या काम है, उनके लिए गार्डन्स का क्या काम है। लेकिन राजा उनकी तरफ भी ध्यान देता था, और आम जनता के लिए मंदिर बनवाए जाते थे, टेंपल बनवाए जाएंगे, मॉस्क बनवाए जाएंगे, और टैंक्स बनवाए जाएंगे, जिससे इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी बन जाए। साथ में आप देखने वाले हैं कैरावनिस, जो आपके कैरावन सराय होते हैं, आपको पता है सराय होने वाले हैं, सराय और बाजार भी ये राजा बनवाने वाले हैं। कुएं जो है वो भी राजा कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं जो आम जनता के काम आए। तो चाहे मंदिर की बात करें, मस्जिद है, कुएं हैं, या फिर कुंड है, जो टैंक्स हैं, बाजार है, या सराय जो एक तरीके से धर्मशाला टाइप होती थी, वहां पर जो आपके
ट्रैवलर्स हैं वो आकर रुक सकते थे। ये सारी चीजें किंग कंस्ट्रक्ट कराता है कॉमन मैन के लिए। यहां पर जो किंग है उससे उम्मीद की जाती थी कि वो अपने सब्जेक्ट्स का ध्यान रखेगा, और इसीलिए इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे जो काम भी आए, साथ में कंफर्टेबल भी हो। और यहां से कहीं ना कहीं जो रूलर है वो काफी तारीफ बटोरता था, उनकी तारीफें मिलती थी। जो आम जनता है वो बहुत तारीफ करती थी उस रूलर की कि देखिए हमारे रूलर ने मस्जिद बना दी, मंदिर बना दिया, पीने के पानी के लिए टैंक्स खुदवा दिए, वेल्स बनवा दिए, ये तमाम चीजों के लिए, बाजार बनवाने के लिए, क्योंकि ये सारी चीजें बेसिक नीड्स की बात थी। टेम्पल और मॉस्क फेथ के लिए इंपॉर्टेंट है, टैंक्स जो है आपके इरिगेशन एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, कैरावन सराइज और बाजार जो है आपके ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हर एस्पेक्ट को ध्यान में रख के जो आपके एम्परर्स हैं, जो आपके किंग्स हैं, वो ये कंस्ट्रक्शन कॉमन पब्लिक के लिए कराते थे। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो होने वाली हैं वहां आप देखते हैं मर्चेंट्स की बात की जा रही है, बिल्डिंग टेम्पल्स क्यों हो रहा है, मैंने आपको हर चीज समझा दी। साथ में आप देखने वाले हैं डोमेस्टिक आर्टिकल्चर, जो आपका आर्किटेक्चर है उससे आपकी हवेलियां बनने वाली है। लेकिन हवेलियों के साथ एक बड़ी परेशानी यह है कि आपको 18वीं सेंचुरी तक, 18th सेंचुरी तक आपको हवेलियों के रिमेन्स नहीं मिलने वाले हैं। ये जो बड़ी बड़ी हवेलियां बनाई गई थी इनके बारे में हमें पता नहीं चलने वाला, क्योंकि ये तब तक ढह गई थी, ये वहां से खत्म हो गई थी। मॉन्यूमेंट्स हमें बताता है कि किस तरीके से इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी उस समय पर रही होगी, किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया होगा। आप रूफ की बात करें तो सामान्य तौर पर आपसे अगर मैं कहूं कि रूफ क्या है, आप कहेंगे कोई बड़ी बात नहीं है, चार दीवालों के ऊपर अगर आपने एक पत्थर का टुकड़ा रख दिया, या फिर आपने चार दीवालों के ऊपर इस तरीके से लकड़ियां रख दी और लकड़ी के ऊपर आपने पत्थर रख दिए तो आपका रूफ बन जाएगा, छत बन जाएगी। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है सर। लेकिन मैं आपको यह बात बताना चाह रहा हूं, ये छोटे मोटे घर बनाने हो तब भी आप वुडन बीम का यूज कर लेंगे या स्टोन स्लैब का यूज कर लेंगे, लेकिन जब एक बड़ा सुपर स्ट्रक्चर बनाना है तो वहां पर आपको बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड स्किल की जरूरत पड़ती है, और ये सोफिस्टिकेटेड स्किल आपको यहां पर देखने मिलते हैं। आप देखने वाले हैं किस तरीके से बहुत सारे 7th और 8th से 10th सेंचुरी के बीच में आपको देखने मिलेगा कंस्ट्रक्शन में चेंज आ रहे हैं। बहुत सारे रूम्स ऐड कर दिए गए, बहुत सारे दरवाजे, बहुत सारी खिड़कियां ऐड कर दी गई आपकी बिल्डिंग्स में। तो ये जो बिल्डिंग्स में चेंजेस आ रहे हैं, इनको चेंजेस को साथ में लेकर चलने के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी। आप देखने वाले हैं जो आपके रूफ बनने वाला है, जो आपके दरवाजे बनेंगे, जो आपकी छत बनेगी और जो खिड़कियां बनेंगी, उनमें आप हॉरिजॉन्टल बीम्स को प्लेस करने वाले हैं 2 वर्टिकल कॉलम्स के साथ। इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। हॉरिजॉन्टल बीम्स को आपके 2 वर्टिकल कॉलम्स है, इसमें आप हॉरिजॉन्टल बीम्स को ऐड करते जाएंगे और आपका फाइनली जो स्ट्रक्चर आ जाएगा वो आप कहेंगे ट्रेबिएट स्ट्रक्चर या कॉर्बेल्ट स्ट्रक्चर है। आप देखने वाले हैं 8th से 13th सेंचुरी के बीच में जो ट्रेबिएट स्टाइल है ये काफी जगह पे यूज की जाएगी, चाहे आपको मंदिर बनाने हैं या फिर मस्जिद बनानी या फिर टूम्ब मकबरे बनाने हैं, यहाँ हर जगह पर यह चीज यूज की जाएगी। साथ में आप देखने वाले हैं जो स्टेप वेल बनाए जाएंगे। स्टेप वेल आप याद करिए अपने 200 के नोट के पीछे जो स्टेप वेल है, उसी तरीके के स्टेप वेल जो कुंड में उतरने के लिए ये सीढ़ियां बनाई जाती थी, और यहाँ पर आपका देखने वाले, यहाँ पर आपका कुंड होगा जिसमें आपकी बाथिंग होती थी, जो आपकी पब्लिक बाथिंग के लिए बनाए जाते थे। रानी की बावली जो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, मैं आपको 200 के नोट की बात कर रहा था। आप देखेंगे रानी की बावली जो आपको देखने मिलेगी, क्वीन स्टेप वेल जो आपकी बूंदी में है, राजस्थान में। ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है जो आप यहां से देख सकते हैं। आप देखने वाले हैं कि जो वाटर की नीड्स है उसको फुलफिल किया जा रहा है, जो आम जनता के वाटर की नीड्स है उसको भी फुलफिल किया जाएगा, लेकिन काफी ब्यूटीफुल तरीके से इसको बनाया जाएगा। ये कंस्ट्रक्ट किया गया था 1699 के आसपास, जो कॉमन एरा है उस समय। और यहां पर आपको पता होना चाहिए जो रानी नथावती जी हैं उन्होंने ये चीज बनाई थी, जो राजा अनिरुद्ध सिंह है बूंदी के, उनके लिए इस तरीके से ये बनाया गया था। अब हम बात करें इंपॉर्टेंट चीजों की, तो आप देखने वाले हैं कुवैत अल इस्लाम एक मॉस्क है जो 12th सेंचुरी में बनाया गया था। साथ में आप इसमें कॉर्बेल्ट स्ट्रक्चर देंगे। कॉर्बेल्ट स्ट्रक्चर इस तरीके का आप देखने वाले हैं, 2 आपके वर्टिकल पिलर्स हैं और साथ में ये जोड़ दिया जाएगा आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, और उससे आपकी ये स्क्रीन टाइप बन जाने वाली। आप देखने वाले हैं जो कॉर्बेल्ट टेक्निक है वो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज हुआ करती थी, स्क्रीन के लिए। जो आपकी मेहराब निर्माण हो रहा है उसमें आप इस चीज को यूज करने वाले हैं। साथ में हमने यहां पर मेहराबों की बात की, अब हम बात करें टेंपल में, किस तरीके से टेंपल में बदलाव आ रहे थे, किस तरीके से चेंजेस आ रहे थे। आप देखने वाले हैं कंदरिया महादेव का टेंपल बनाया जाता है चंदेलाओं के द्वारा, जो आपके मध्य प्रदेश के आसपास के इलाके, ये खजुराहो में आपको ये टेंपल देखने मिलता है। खजुराहो में छतरपुर के पास में, जो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है उसके पास आपको ये टेंपल देखने मिलता है, कंदरिया महादेव टेंपल। इस टेंपल की खासियत यह है, इसको बनाया गया था चंदेल राजा दंद देव के द्वारा। दंग देव जो राजा थे उनके द्वारा बनाया गया। इस टेंपल की आपको खासियत मैं बताऊं तो इस टेंपल की खासियत यह है कि इस टेंपल का काफी इंट्रिक स्ट्रक्चर है और बाहर इसके काफी इरोटिक इमेजेस आपको देखने मिलती है। वो इरोटिक इमेजेस हैं, लेकिन अंदर आप जब मंदिर के जाएंगे तो काफी प्लेन सरफेस है।
इससे आपको एक बात समझ में आती है कि मंदिर के अंदर ये प्लेन सरफेस क्यों है और बाहर इतनी सारी एरोटिक स्ट्रक्चर्स क्यों है, ये हमें समझने मिलता है। और साथ में आपको समझने मिलेगा कितनी बारीकी से ये सबको डिजाइन किया गया है। मैं आपको इस प्लान के बारे में बताता हूं। ये जो एक ब्लूप्रिंट है, ये प्लान है आपके टेंपल का। प्लान में आप देखने वाले हैं ये जो एरिया है, यहां पर आपके डेटी जो आपका शिवलिंग है वो विराजमान है। यहां पर आप देखेंगे ये एरिया जो वेटिंग की जगह थी, यहां से दर्शन के लिए सब रुके होते थे और यहां से आप देखने वाले स्टेप से एंट्री होने वाली, ये सारी चीजें यहां पर आपको देखने मिलेंगी। आपको एंट्रेंस देखने मिलेगा ऑर्नामेंटेड, बड़ा सुंदर ही गेटवे जिसको बड़ी नक्काशियां की जाती थी, स्कल्पचर्स बनाए जाते थे, उस तरीके से होता था। जो आपका मेन हॉल होगा उसको आप महामंडप कहने वाले हैं, जहां पर कभी कभी डांसिंग, सिंगिंग, इस तरीके की परफॉर्मेंस होती थी। चीफ डेटी जो जहां पर बैठने वाले हैं, यहां पर देखिए ये आपका जो है ये आपका महामंडप है। यहां पर जो चीफ डेटी बैठने वाले हैं इसको आप गर्भगृह कहते हैं। खजुराहो में आपको देखने मिलेगा कि कुछ ऐसे मंदिर थे जो कॉमन लोगों के लिए एंट्री अलाउड नहीं थी, वहां पर वो सिर्फ रॉयल टेंपल्स कहलाते थे और वहां पर सिर्फ राजा ही जाकर पूजा कर सकता था। इस तरीके की चीजें आपको देखने मिलेंगी। आपको देखने मिलना है बड़ी ही इलेबोरेट कार्विंग होने वाली है। कार्विंग्स जो टेंपल के बाहर होने वाली है बड़ी ही नायाब, बड़ी ही सुंदर होने वाली है। एक मंदिर हमने खजुराहो का समझ लिया। हम दूसरे मंदिर की बात करें जो है हमारा ये वाला मंदिर राजराजेश्वर टेंपल जो तंजावुर में बना है। तंजावुर देख लीजिए, यहां पर है तंजावुर। ये आप देखने वाले इसका टॉलेस्ट शिखर है, इसकी शिखर की ऊंचाई सबसे ज्यादा ऊंची थी। अब आपको ये बता दूं मैं, ये जो ऊपर एक पत्थर रखा है इसकी वेट जो है, इसका वेट है 90 टन्स। इतना भारी पत्थर कहां से इतनी ऊपर तक लाके रखा होगा, इस बारे में आप भी सोच रहे होंगे और तमाम लोग उस समय भी सोच रहे थे। आपको एक बात मैं बता दूं, उस टाइम पे क्रेन नहीं हुआ करती थी कि आपने उठाया पत्थर और रख दिया। उस टाइम पर इस पत्थर को ऊपर रखने के लिए एक 4 किलोमीटर का इंक्लाइंड बनाया गया था। आप समझ सकते हैं इस तरीके से एक इंक्लाइंड बनाया गया होगा। अगर ये मंदिर है, आपको इसके ऊपर रखना है तो आपको एक ऐसा बनाना पड़ेगा इंक्लाइंड, और वहां से आप इस पत्थर को रोटेट करके लाएंगे और यहां पर रख देंगे। आज भी आपको समझ में आएगा, वो इंक्लाइंड जो है वो डिसमेंटल कर दिया, लेकिन जहां पर वो गांव है जहां से ये शुरू हुआ था इंक्लाइंड बनाना, उसका नाम अभी भी चारूपालम नाम से है। चारूपालम का अर्थ होता है विलेज ऑफ द इंक्लाइन। इससे आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट था टेक्नोलॉजी को समझना, आर्किटेक्चरल एडवांसमेंट, टेक्निकल एडवांसमेंट कितनी गजब की थी। एक और टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन है जिसको आप कहते हैं ट्रू आर्क, ट्रू आर्च या ट्रू आर्क कहेंगे। यहां पर आप देखने वाले हैं इनको ईंटों को इस तरीके से जमा दिया जाता था कि ये एक दूसरे से के साथ अटैच हो जाती थी, फिक्स हो जाती थी। और यहां पर आप देखेंगे अगर आपने एक ये बीच वाली ईंट निकाल दी तो ये पूरा सिस्टम गिर जाएगा। इस सिस्टम को आप कहते थे कीस्टोन। इस ब्रिक को पर्टिकुलर या स्टोन को आप कीस्टोन कहेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता था। और यहां से आपको एक चीज समझ में आने वाली है, इस पर्टिकुलर चीज को जो ट्रू आर्क है इसको आर्किएट स्ट्रक्चर कहते थे आप। यहाँ पर ट्रू आर्क देखने वाले हैं आप, अलाई दरवाजा जो कुतुब मीनार में है वहां पर आप अलाई दरवाजा देखने वाले हैं, वो एक ट्रू आर्क का एग्जाम्पल है। साथ में आप देखने वाले हैं जो कुवैत अल इस्लाम मॉस्क है, वो भी एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है आपका ट्रू आर्क का। ये जो आर्क्यूएट स्ट्रक्चर होता है, चापाकार स्ट्रक्चर होता है, जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा था, ये आपके दरवाजों के ऊपर आपको देखने मिलता है। अभी हमने अलाई दरवाजे की बात की। यहां पर जो पूरा वेट है वो किस तरीके से बैलेंस हो रहा है ये देखने वाली बात है। एक दूसरे से जो पत्थर है वो लगे हुए हैं, अटैच्ड है, और अगर आप की स्टोन को निकाल देते हैं तो पूरा जो आर्क है वो पूरा टूट जाएगा। इसको आप आर्कुएट स्ट्रक्चर कहेंगे। साथ में आप एक चीज देखने वाले हैं कि जो लाइमस्टोन सीमेंटिंग का काम होता है, लाइमस्टोन की सीमेंट का यूज किया जाता है, और इसकी खासियत यह है कि जब इस लाइमस्टोन की सीमेंट में पत्थर के टुकड़े मिला दिए जाते हैं तो ये कंक्रीट की तरह काम करने लगता है। कंक्रीट की तरह इसका प्रॉपर्टीज हो जाएंगी और इससे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं बड़ी आसानी से, और बड़ी जल्दी आप बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स डेवलप कर सकते हैं। अकबरी नामा याद करिए, अकबर नामा जो अबुल फजल ने लिखी है, हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है। अकबर नामा जो अबुल फजल ने लिखी है, वहां पर एक चीज आपको देखने मिलती है, वाटर गेट बनाया जा रहा है आगरा फोर्ट में, और जो वाटर गेट कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें बताया गया है किस तरीके से आप लाइमस्टोन का यूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये चीज आपको किताब से पता चलती है। अब मैं आपसे टेंपल्स की बात कर रहा था, मॉस्क की बात कर रहा था, और टैंक्स की, कुंड की बात कर रहा था। यहां पर आप देखने वाले हैं टेंपल्स और मॉस्क जो है उनको काफी नायाब, काफी खूबसूरत बनाया जाता था। क्यों बनाया जाता था खूबसूरत? क्योंकि ये इबादत की जगह है। दीज वर द प्लेस ऑफ वर्शिप। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपका राजा होने वाला है, जो आपका एम्परर होने वाला है, वो अपने पावर को डेमोन्स्ट्रेट करेगा, अपनी वेल्थ को डेमोन्स्ट्रेट करेगा, और अपने डिवोशन को, अपने पैट्रन्स की तरफ अपने डिवोशन को डेमोन्स्ट्रेट करने वाला है, दिखाने वाला है, प्रदर्शित करने वाला है। ये मंदिर, मस्जिद और ये तमाम जगह बनाकर आप देखने वाले हैं जो राजा राजेश्वरा टेंपल है,
यहां पर आप देखने वाले हैं इंस्क्रिप्शंस दिए गए हैं जो बनाने वाले राजा के बारे में है। राजा के बारे में बताते हैं, जो राजा राज देवा है, जो जिसको आप वर्शिप की तरह करते हैं, गॉड की तरह। इस तरीके की चीजें होने वाली हैं। यहां पर बताया गया जो राजराज देवा है वो वर्शिप करने वाला है राजराज देव वर्मन को। तो राजराजेश्वर वर्मन को ये वर्शिप करने वाले हैं। ये चीज के बारे में इस किताब में हमें पता चलता है, और हमें ये पता चलता है ये राजा जो है ये हमेशा नाम लेते थे, गॉड्स के नाम पे अपना नाम रखते थे। जैसे जो राजराज देव है उन्होंने राजराजेश्वरम पे अपना नाम रख लिया। ये क्यों रख लिया? ताकि ऑस्पिशियस हो। आप समझते हैं कितना शुभ होता है, ये माना जाता था भगवान का नाम राजा का नाम हो अगर तो। साथ में ये अपने आप को राजा, अपने आप को भगवान की तरह दिखाना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू अपीयर लाइक अ गॉड। इनके जो रिचुअल्स होने वाले हैं, जो आपके वर्शिप होने वाले हैं, वहां आप देखेंगे कि जो टेम्पल्स हैं वहां पर एक भगवान, जिसका आप समझिए जो आपके भगवान जो किंग है वो भगवान है, वो ऑनर करने वाले हैं दूसरे भगवान को। मतलब जो आपके राजराजा देवा हैं वो राजराजेश्वरम को ऑनर कर रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं। इस तरीके की चीजों को डिपिक्ट किया जाता था। आप देखने वाले हैं रॉयल आर्किटेक्चर के बारे में, तो शाहजहां की जो क्रॉनिकलर है, जो शाहजहां के बारे में लिखते थे, उन्होंने ये चीज बताई है कि किस तरीके से जो आर्किटेक्ट थे उनकी वर्कशॉप थी एम्पायर में। यहां पर एम्पायर में वर्कशॉप थी और यहां पर बहुत सारी चीजों की चर्चा होती थी। आप देखेंगे जामा मस्जिद, जो जामी मस्जिद बनाई गई शाहजहां के द्वारा नए कैपिटल शाहजहानाबाद में, उसका ये ब्लूप्रिंट है। यहां पर देखिए किबला बताया गया। याद करिए किबला क्या बताया था मैंने, जो डायरेक्शन है आपके मक्का का उसको किबला कहते हैं। किबला के बारे में बताया गया और भी इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शंस आपको दिए जाते हैं, इसी ब्लूप्रिंट से आपको पता चलता है। रॉयल आर्किटेक्ट था वो, उसका एक ही काम था रिलीजियस चीजें बनाना, और साथ में जो राजा के लिए पैलेसेस बनने वाले हैं, फोर्ट्स बनने वाले हैं, वो सब डिजाइन करना। आप देखने वाले हैं लार्जेस्ट टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं राजाओं के द्वारा, बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए जा रहे हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट टेंपल होगा आपके पूरे टेंपल सिस्टम में, सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटी होंगे उनका जो टेंपल बनाया जाएगा वो राजा के द्वारा बनाया जाएगा। और उसके अलावा जो सबऑर्डिनेट डेटीज होंगे, उनसे लेस इंपॉर्टेंट जो डेटीज होते थे, भगवान होते थे, उनको आप सबऑर्डिनेट रूलर्स बनाया करते थे। और इससे आपका जो टेंपल है वो कहीं ना कहीं एक मिनिएचर मॉडल था आपके राजा के रूल का। राजा जिस तरीके से दुनिया में अपने किंगडम को फैला रहा है, किंगडम को कंट्रोल कर रहा है, जिसमें मेजर रोल किंग का है, उसके अलावा जो छोटा छोटा रोल उसके सबऑर्डिनेट किंग्स प्ले करते हैं, उस तरीके से टेंपल में भी आपको देखने मिलने वाला है कि मेजर टेंपल जो है वो राजा बना रहा है, और जो सबऑर्डिनेट रूलर्स हैं वो छोटे छोटे टेंपल्स बना रहे हैं, सबऑर्डिनेट डेटीज के टेंपल बना रहे हैं। यहां पर आप देखने वाले हैं किस तरीके से ये वर्शिप चालू होने वाली है रॉयल टेंपल्स में। रॉयल टेंपल्स में आप देखने वाले हैं ये दिखाया जाता था कि जो भगवान का राज है वो जमीन पर ला दिया गया है। द रूल ऑफ गॉड हैज बीन ब्रॉट टू अर्थ, इस तरीके की चीज बताई जाती थी। मुस्लिम्स में ये चीज नहीं थी। मुस्लिम्स में ये नहीं माना जाता था कि वो भगवान है। जैसे मैंने आपको राजराज देवा में बताया कि राजराज देवा ये मानते थे कि वो राजराज देवन जो आपके वर्मन है वो भी भगवान है और राजराज देवा भी भगवान है। लेकिन आप मुस्लिम्स में देखेंगे, पातशाह में देखेंगे, या जो बादशाह उसको हम पातशाह कहते हैं पर्शियन में, तो आपके मुस्लिम सुल्तान और पातशाह कभी भी क्लेम नहीं करेंगे कि वो भगवान है। वो ये बताना की कोशिश करते थे कि वो भगवान की परछाई है, दे आर शैडो ऑफ गॉड। ये चीज वो दिखाने की कोशिश करते थे। आप देखने वाले हैं इंस्क्रिप्शंस में, जो आपका कुवैत अल इस्लाम मॉस्क है वहां पर आपको इंस्क्रिप्शंस मिलने वाले हैं जहां पर अलाउद्दीन की बात की गई। अलाउद्दीन के लिए लिखा जाता है कि अलाउद्दीन को इसीलिए राजा बनाया गया क्योंकि उसमें गुण हैं, उसमें वो क्वालिटीज हैं मोसेस की। मूसा अलैहिस्सलाम जो आपके मोसेस है उनकी गुण है, और आपके जो किंग सोलोमन है उनके गुण हैं, उनके सारे जो गुण हैं लॉ गिवर के, ये न्याय करते हैं, ये लॉज बनाते हैं, इसीलिए ये सारे गुण हैं मोसेस और सोलोमन के। इसी वजह से आपके अलाउद्दीन को राजा बनाया गया। इसके साथ बात की जाती है, लेकिन सबसे बड़ा जो लॉ गिवर है, सबसे बड़ा जो न्याय करने वाला है, सबसे बड़ा जो बनाने वाला है वो गॉड खुद है। अल्लाह जो है वो सबको बना, उन्होंने ये पूरी दुनिया बनाई है, तो वो सबसे बड़े आर्किटेक्ट है और सबसे बड़े न्याय करने वाले हैं। ये चीज भी बताई जाती है। यहां ये नहीं बोला जाएगा कि ये इनकारनेशन है भगवान के। पर्शियन जो आपके मुस्लिम सुल्तान रहेंगे उनमें ये बोला जाता था कि ये शैडो है गॉड के, और उन्हीं ने ये पूरा वर्ल्ड बनाया। भगवान ने ये पूरा वर्ल्ड बनाया है केओस से, जो आपके डिस्टर्बेंसेस हैं उससे भगवान ने ये वर्ल्ड बनाया है। और यहां पर उन्होंने ऑर्डर और सिमेट्री, आप देखने वाले हैं ऑर्डर और सिमेट्री की बात की है। भगवान ने ऑर्डर और सिमेट्री एस्टैब्लिश की है फ्रॉम द डिस्टर्बेंस। केओस से ऑर्डर और सिमेट्री एस्टैब्लिश करने का काम ईश्वर ने किया है, भगवान ने किया है। जिस तरीके से नई नई डायनेस्टीज आने वाली हैं पावर में, जो नए नए राजा आने वाले हैं, वो अपने आप को एम्फसाइज करने की कोशिश करेंगे। वो अपने मॉरल राइट्स को एम्फसाइज करेंगे, मॉरल राइट्स को एक्सरसाइज करेंगे एज ए रूलर।
और ये करने के लिए वो क्लोज रिलेशनशिप दिखाने की कोशिश करेंगे भगवान से। वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि या तो वो भगवान की परछाई है, या तो फिर दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो भगवान का अवतार है। ये आपको देखने मिलेगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल चेंज था जो इस समय की एज में हो रहा था। रूलर्स जो होंगे वो पेट्रोनेज देने वाले हैं पढ़े लिखे लोगों को, जो आपके पंडित हैं या फिर आपके मौलवी हैं या फिर जो भी पायस पीपल हैं जो काफी लर्नेड हैं, उन सबको पेट्रोनेज मिलने वाला है। उनको फॉलो किया जाएगा, उनके लिए कंस्ट्रक्शंस किए जाएंगे। साथ में आप देखने वाले हैं इन्होंने अपने कैपिटल को ट्रांसफॉर्म किया। जो आपके रूलर्स हैं वो अपने कैपिटल्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे, सिटीज को ट्रांसफॉर्म करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनको एक बड़ा कल्चरल सेंटर की तरह प्रेजेंट किया जाए। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रूलर्स हमेशा कोशिश करते थे कि अपने सेंटर्स को, अपने सिटीज को या कैपिटल्स को एक कल्चरल सेंटर की तरह प्रेजेंट किया जाए उनके राज में, उनके रूल में। क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जो राजा रूल कर रहा है उसका काम सिर्फ रूल करना नहीं है, उसको अगर अच्छे से रूल करेगा, वो अगर सच्चाई से रूल करेगा, अच्छे तरीके से रूल करेगा, तो ऐसा माना जाता था कि अगर कहीं पर भी सूखा पड़ता है, कहीं पर भी कोई परेशानी आती है, उसके बाद भी उस राजा के साम्राज्य में शांति हमेशा बनी रहेगी। यहां पर यह बात हमें समझनी बहुत जरूरी है कि उस राजा के साम्राज्य में कभी परेशानी नहीं आएगी जो भगवान के दिए हुए रास्ते पे सही तरीके से वो चलेगा और सही तरीके से वो रूल करेगा। इस तरीके की बातें की जाती है। पानी जो वाटर है वो काफी प्रेशियस एक अवेलेबिलिटी है, एक प्रेशियस रिक्वायरमेंट है। पानी के बिना कुछ नहीं हो सकता। रहीम कहते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गयो जो उबरो मोती मानस चून। उस तरीके से आपको समझ में आ गया कि पानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट है। यहां से एक फीचर आपको समझने की जरूरत है जो मैं आपको बता रहा हूं कि टैंक्स और रिजर्वायर्स बनाए जाएंगे। टैंक्स और रिजर्वायर्स बनाए जाएंगे जिससे कॉमन पब्लिक इस पानी को यूज कर पाए, और जब ये पानी यूज करेगी तो ये राजा के गुण गाने वाली है कि राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो। सुल्तान इल्तुतमिश की बात करें अगर, तो इनको यूनिवर्सल रिस्पेक्ट मिलती है। क्यों? क्योंकि ये दिल्ली या कोहना में एक टैंक बनवाते हैं, एक बड़ा रिजर्वायर बनाते हैं जिसको कहा जाता था हौज ए सुल्तानी, मतलब किंग्स रिजर्वायर, राजा का रिजर्वायर कहलाया जाता था, हौज ए सुल्तानी कहलाया जाता था। और भी आपके रूलर्स रहेंगे जो इस तरीके के टैंक्स और रिजर्वायर्स बड़े या छोटे कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। ये आम आदमी के लिए कंस्ट्रक्ट करेंगे ताकि आम आदमी इनको यूज करे और राजा के गुण गाए। आप देखने वाले हैं जो टैंक्स और रिजर्वायर्स हैं ये मंदिरों में भी और मस्जिदों में भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए थे। चाहे आप देखें जामा मस्जिद में एक छोटा सा टैंक है, उसी के अलावा आपको मैंने अभी रानी की बाव, जो बावली है रानी की बावली, वहां पर भी मैंने आपको बताया पास में एक मंदिर और साथ में आपके एक टैंक मिलने वाला है। गुरुद्वारा में आप देखते हैं, याद करिए आप, जो आपका अमृतसर में गुरुद्वारा है या फिर शीशगंज बंगला साहिब जो गुरुद्वारा है दिल्ली में, उसमें भी आप देखने वाले हैं एक आपको टैंक मिलने वाला है। अमृतसर में भी आपको टैंक मिलने वाला है, क्योंकि यहां से इंपॉर्टेंट समझ में आता है पानी का। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात बताई गई पानी के बारे में कि पर्शियन टर्म्स में आबाद, जो पॉपुलेटेड जगह को आबाद कहते हैं कि जगह आबाद है, पॉपुलेटेड होती है, प्रॉस्परस होती है, और आबादी जो बढ़ती है वो कब होती है? जब आप देखने वाले हैं वर्ड आब, और मीनिंग इसका होता है पानी। जहां पर भी आब होगा, आप जहां पर होगा, जहां पर वाटर होगा, वहां पर आप देखने वाले हैं प्रॉस्पेरिटी आएगी, पॉपुलेशन आएगी, और साथ में आबादी, जो पॉपुलेशन कहते हैं, वो बढ़ने वाली है, उसकी खुशियां बढ़ने वाली हैं, खुशहाली बढ़ने वाली। इसीलिए आपको याद होगा जो आपके मक्का मदीना है वहां पर आब जमजम कहा जाता है। आब जमजम जो कहा जाता है वो जमजम का जो पानी है उसको आब जमजम कहा जाता है, क्योंकि आब का मतलब पर्शियन में होता है पानी। आप देखेंगे गोल्डन टेम्पल की हम बात कर रहे थे, अमृतसर की हम बात कर रहे थे, हरमंदिर साहिब में भी आप देखेंगे एक होली सरोवर है, एक टैंक बनाया गया है जो अमृतसर में आपको देखने मिलता है। कभी भी आपने इस पिक्चर को देखा होगा तो आपने टैंक को जरूर ऑब्जर्व किया होगा। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं कि तमाम राजा महाराजा जब भी किसी दूसरे साम्राज्य पर हमला करते थे तो वो टेंपल्स को क्यों टारगेट करते थे? भाई साहब, टेंपल्स को क्यों मिटा रहे हो आप? इस चीज को, इस सवाल को आपको जानने की जरूरत है। आप देखेंगे आखिर टेंपल्स बनाए क्यों जाते थे, इसके पीछे आपका जवाब मिलेगा। टेंपल्स बनाए जाते थे जो आपका डिवोशन है गॉड की तरफ, उसको दिखाने के लिए। राजा अपने पावर को दिखाने के लिए, अपने वेल्थ को दिखाने के लिए भी टेंपल बनाया करते थे। यहां पर आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, जैसे ही अपोजिट राजा, दूसरे किंगडम का राजा अगर आपके टेंपल्स को टारगेट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? वो सीधे सीधे आपके पावर सेंटर को डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, वो आपके वेल्थ को लेने की, प्लंडर करने की कोशिश कर रहा है, और कहीं ना कहीं वो आपके डिवोशन को भी चैलेंज कर रहा है। ये तीन चीजों पर डायरेक्ट अटैक है। किताब में हमें एग्जांपल्स मिलते हैं पांड्यन किंग्स की। जो पांड्यन किंग्स है, श्रीमारा, वो क्या करने वाले हैं? श्री वल्लभ, जो श्रीमारा श्री वल्लभ है, ये श्रीलंका को
आप इन्वेड करने वाले हैं। इन्वेड करने के बाद ये जो किंग है सेना 1 इनको हराएंगे, और जो भी सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं और उनके क्रॉनिकल्स हैं उसमें ये लिखा गया है, धम्मकिटी करके एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उनने ये चीज बताई है कि किस तरीके से श्रीलंका में जाके आपके ये जो किंग है, आपके पांड्यन किंग श्रीलंका में जाएंगे और बुद्ध की जो भी मूर्तियां होंगी सोने की बनी हुई या फिर हीरे जवाहरात की बनी हुई, उन सारी मूर्तियों को उठाकर ले आएंगे, उन सबको जब्त कर लेंगे, उन सबको उठाकर ले आएंगे। ये कहीं ना कहीं एक प्राइड की बात हो जाती है। आपने सामने वाले के जमीर पर सीधा सीधा वार कर दिया है और ये बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। आप देखने वाले हैं सिन्हाली जो रूल्स था, जो सिन्हाली रूलर्स थे उनके ऊपर सीधा वार था, उनके जो उनका सम्मान था, उनका जो आत्मसम्मान था उसके ऊपर वार था। उनकी नाक काट दी गई सीधा सीधा, क्योंकि उनका जो धर्म है, जिनका वो पालन करते हैं, जिन भगवान की वो वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, उसी भगवान की मूर्ति को उठा लिया गया। साथ में आप देखेंगे जो सेना 2 आने वाले हैं राजा, वो अपना बदला लेने वाले हैं। वो अपने जनरल्स को ऑर्डर देंगे मदुरई को इन्वेड करने के लिए, जो कैपिटल था पांड्यास का। यहां पर बदला लिया जाएगा, और बदला लेने में एक चीज का ध्यान रखा गया था कि आप जब एक्सपीडिशन पे जाएं तो हमारी जो बुद्धा के गोल्ड स्टैचूज हैं उनको वापस लेकर आना है। ये हमारे सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो आप समझ रहे हैं कहीं ना कहीं जो टेम्पल्स हैं दे वर द सिंबल ऑफ प्राइड। वो सम्मान की बात थे, वो प्राइड की बात थे, वो रिस्पेक्ट की बात थे। और जब आपको किसी को मारना है, किसी को हराना है, तो उसके प्राइड को आहत पहुंचाने से बड़ी चीज क्या हो सकती है। इसीलिए यहां पर आपके टेम्पल्स को उनके जो प्राइड के सेंटर है, उनके पावर और वेल्थ के सेंटर को डायरेक्ट हिट किया जाता था। आप बात करें चोला किंग्स की, जो राजेंद्र वन है वो एक शिव टेम्पल बिल्ड करते हैं, और शिव टेम्पल बिल्ड करने के साथ वहां पर जो भी उनने जगह जगह से जीत कर, जो भी जगह पे उन्होंने राजाओं को हराया था, उनके मंदिरों से जो भी सामान, जो भी मूर्तियां उठाकर लाए थे, वो सारी जब्त की हुई मूर्तियां वो दिखाते हैं, वो अपने चोला ने जो टेम्पल बनाया था उसके अंदर रखते हैं। आप देखेंगे कुछ एक इनकम्प्लीट लिस्ट है जिनमें क्या क्या था। आप देखने वाले सन पेडेस्टल था चालुक्य से लिया हुआ। आप देखने वाले गणेश का स्टैचू देखने वाले हैं, दुर्गा का स्टैचू देखने वाले हैं, नंदी का स्टैचू देखने वाले हैं, ईस्टर्न चालुक्य से लिया गया था। आपको देखने मिलेगा भैरव जो आपकी शिव है उनका आपको स्टैचू देखने मिलेगा, भैरवी जो है उनका स्टैचू देखने मिलेगा जो कलिंग उड़ीसा से लाया गया। आपको काली का स्टैचू देखने मिलेगा जो पालास से बंगाल से लाया गया। यहां से आपको पता चल गया होगा कि टेम्पल्स को टारगेट क्यों करते थे। आपने महमूद ऑफ गजनी के बारे में पढ़ा है, हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस करना चालू किया था महमूद ऑफ गजनी के बारे में, सॉरी थर्ड चैप्टर में हमने डिस्कस किया था महमूद ऑफ गजनी के बारे में। हमें यहां पता चलता है कि महमूद ऑफ गजनी जो है वो राजेंद्र वन के ही कंटेम्पररी है, उसी टाइम की बात है। इनके कैंपेन के टाइम पे आप देखने वाले हैं इन्होंने काफी मंदिरों को अटैक किया, काफी मंदिरों को लूटा, काफी राजाओं को लूटा, और काफी महंगी महंगी बड़े बड़े हीरे जवाहरात और बड़ी बड़ी मूर्तियां भी इन्हें चुराई, लूटी। लेकिन तब तक इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही थी, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर नहीं था, ही वॉज नॉट इंपॉर्टेंट। यह इंपॉर्टेंट होना जब चालू हुए जब इन्हें सोमनाथ पर हमला किया और सोमनाथ को लूटा, तब इनको इंपॉर्टेंस मिली और तब इनको कहा गया ग्रेट हीरो ऑफ इस्लाम। इस्लाम में यह कहा जाता था कि जो इस्लाम को नहीं मान रहा है वो काफिर है, वो इनफिडल है। जब इनफिडल की बात होती है तो यह कहा जाता था जो इनफिडल है, मैंने उनके जो वर्शिप सेंटर हैं, जो डिवोशन सेंटर्स हैं, उनको तोड़ दिया है, इसीलिए मैं इस्लाम का हीरो हूं, क्योंकि मैंने जो नॉन बिलीवर्स इन इस्लाम है उनके मंदिरों को या फिर उनके जो फेथ के जो सेंटर्स हैं उनको डैमेज कर दिया है। इस तरीके की बात की जा रही थी। आप देखने वाले हैं जो मिडिल एजेस हैं वहां पर आपको पॉलिटिकल माइट, मिलिट्री माइट दिखाने के लिए, मिलिट्री सक्सेस दिखाने के लिए आप अटैक करते थे वर्शिप सेंटर्स पे, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप होंगी वहां पर आप अटैक करते थे, उनको आप लूट लेते थे और इस तरीके से आप दिखाते थे डिफीटेड रूलर्स को कि आप में कितनी ताकत है। अब हम आगे बात करें आर्किटेक्चर के बारे में, तो आप देखने वाले हैं बाग। बाग का मतलब होता है गार्डन, और चार बाग मतलब चार गार्डन, 4 गार्डन्स। तो ये 4 गार्डन आर्किटेक्चर बहुत ही पॉपुलर होने वाला है मुगल्स के टाइम पे। आप हुमायूं टूम में देखें तो इसमें सेंटर में आपका टूम देखने वाला है और चारों तरफ आपको ये 1 2 3 और ये 4 आपको गार्डन देखने मिलने वाले हैं। आप ताजमहल की बात करेंगे या शालीमार गार्डन की बात करेंगे तो उसमें इस तरीके का आर्किटेक्चर देखा जाएगा, जहां पर यहां पर आपके गार्डन होंगे और पीछे की तरफ आपको ये आपके कंस्ट्रक्शन मिलेगा। सेम आपका जो चाबर सिस्टम है, रिवर फ्रंट गार्डन भी एस्टेब्लिश किया गया था, जो आपके ताजमहल में आपको देखने मिलता है। ताजमहल में आप देखने वाले हैं किस तरीके से पीछे से रिवर फ्लो कर रही है और आगे ताजमहल बना है और इसके आगे आपको ये गार्डन देखने मिलेंगे। तो ये अलग अलग तरीके गार्डन्स को बनाने के लिए एस्टेब्लिश किए, अडॉप्ट किए गए मुगल्स के द्वारा। आप देखने वाले हैं कि काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाने वाले हैं, आर्किटेक्चर जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स होने वाला है। बाबर के आते ही बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और स्पेशली आप बात करें शाहजहां के टाइम पे जो मुगल आर्किटेक्चर था वो अपने पीक पर पहुंच गया।
लिटरेचर, आर्ट और आर्किटेक्चर में डेवलपमेंट्स हो रहे थे। आर्ट में आपको मालूम है जहांगीर के टाइम पे मिनिएचर्स बनना चालू हुए, आर्किटेक्चर में भी शाहजहां के टाइम पे काफी डेवलपमेंट हुआ। आप देखेंगे बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी थी उसमें आपको प्लानिंग के बारे में बताया गया, लेइंग ऑफ गार्डन के बारे में बताया गया कि गार्डन को आपको कैसे बनाना है, ये चीज बताई जाती है। रेक्टेंगुलर वॉल्स से एनक्लोज करना है उसको, इसके बारे में बताया गया। और 4 क्वार्टर्स में आप उसको डिवाइड करने वाले हैं। आर्टिफिशियल चैनल होने वाला है पानी का, जो उसके बीच में से बहने वाला है, जो उसके बीच में से जाने वाला है, और इसी सिस्टम को आप कहते हैं चार बाग सिस्टम। आप देखने वाले जो गार्डन है चार बाग कहलाने वाले हैं, उनमें आप सिमेट्रिकल डिवीजन देखेंगे, बराबरी से काटे गए डिवीजन देखेंगे चारों क्वार्टर के। अकबर के टाइम से ये शुरू होने वाला है। इसके साथ आप देखेंगे और ही ज्यादा सुंदर, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल चार बाग आपके देखने मिलने वाले हैं। जहांगीर और शाहजहां ने इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाया गया। आप जहांगीर और शाहजहां के टाइम पे कश्मीर, आगरा और दिल्ली, ये तमाम जगहों पे चार बाग कंस्ट्रक्शन देखेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल इनोवेशंस भी हुए अकबर के टाइम पे। आप देखेंगे अकबर ने आपका जो तैमूर का जो टूम था सेंट्रल एशिया में, उससे इंस्पिरेशन लिया आर्किटेक्चर का। आप देखने वाले हैं डोम जो है आपका बहुत ऊंचे ऊंचे बनाए जाने लगे, सुंदर गेट, एंट्री के लिए बड़े बड़े गेट बनाए जाने लगे, टॉल गेटवेज बनाए जाने लगे, जिसको आप कहते थे पिश्तक, पिश्तक करके बड़े बड़े गेट बनाए जाने लगे। इससे आपको समझ में आएगा जो मुगल में पर्टिकुलर जो एस्पेक्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए मुगल आर्किटेक्चर के लिए, और ये आपको सब देखने मिल जाएंगे आपके हुमायूं टूम में। ये जो टूम है ये सेंटर में प्लेस किया गया है और बड़ा ही, बहुत ही बड़ा बना है, और इसके चारों तरफ आपको चार बाग देखने मिलेगा। और इसके साथ आप देखेंगे इस बिल्डिंग को कहा जाता है एट पैराडाइज या हस्त बेहिस्त कहा जाता है इसमें, जहां पर एक सेंटर में हॉल है और उसको सराउंड किया जा रहा है 8 रूमों से। तो यहाँ सेंटर में एक हॉल है और उसके 8 रूम है आजू बाजू, इसीलिए इसको हस्त बहिस्त किया कहा जाता है, 8 पैराडाइज, 8 पैराडाइज कहा जाता है। जो आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुई है वो रेड सैंडस्टोन से हुई है, और साथ में इसको जो एजेस हैं बिल्डिंग के उसमें आपको व्हाइट मार्बल भी देखने मिलता है। ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यूपीएससी इस तरीके के सवाल पूछ लेता है स्टेटमेंट फॉर्म में कि आपके पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन में रेड सैंडस्टोन यूज हुआ या फिर मार्बल यूज हुआ, तो ये आपको पता होना चाहिए। आप देखने वाले हैं जो पेंटिंग्स है, पेंटिंग्स 1590 के आसपास की पेंटिंग में आपको देखने मिलेगा कि जो बाबर है वो सुपरवाइज कर रहा है काम, किस तरीके से चार बाग बनाना है, इसको वो नोट कर रहा है। काबुल के आसपास की बात करी जा रही है, और यहां पर आपको पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक डिजाइन देखने मिलने वाली है चार बाग की, कि देखिए चार बाग किस तरीके से बनाया जा रहा है। ये आपका चैनल ऑफ वाटर है और चारों क्वार्टर्स को बराबरी से काटा गया है। हुमायूं टूम की हम बात करें, ये लगभग 1562 से 1571 के बीच में बनाया गया, और यहां पर आपको समझ में आएगा किस तरीके से ये वाटर चैनल्स दिए गए थे ताकि आपका जो बाग है उसमें प्रॉपरली पानी जाता रहे। नहरें दी गई थी इस चीज के लिए। आपको दीवाने आम पता होगा जो आपका लाल किला में रखा हुआ है, या फिर दीवाने खास आपको पता होगा जो आपका लाल किला में है। यहां पर आप देखने वाले हैं दीवाने आम, जो बालकनी है एक तरीके से, जो थ्रोन बालकनी कहते हैं इसको आप, वो आपको देखने मिलती है। ये कंप्लीट हुई थी 1648 में, शाहजहां के द्वारा बनाई गई। यहां पर आप देखने वाले शाहजहां के राइन में, शाहजहां के कंट्रोल में बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होने वाली हैं, आगरा और दिल्ली में पर्टिकुलरली। दीवाने खास बनाया जाएगा, दीवाने आम बनाया जाएगा, और इन सबको काफी केयरफुली प्लान किया जाएगा। आपको देखने मिलेगा कि कोर्टयार्ड्स बन रही हैं बड़ी बड़ी। इसके बाद 40 पिलर्स की एक हॉल बनाया जाएगा जिसको आप चहल सुतुन कहते हैं। 40 पिलर का एक हॉल बनाया जाएगा, एक कोर्ट बनाया जाएगा जिसको आप कहेंगे चहल सुतुन, 40 पिलर्ड हॉल। जहांगीर ऑडियंस हॉल बनाता है जिसको स्पेशली वो रिजेंबल करने का प्रयास करता है एक मस्जिद से, एक मॉस्क से, जहां पर वो पेडिस्टल पे बैठेगा और वो किबला, जो आपने पढ़ा होगा किबला, अभी मैंने बताया मक्का की तरफ का जो डायरेक्शन है उसको किबला कहते हैं, उस डायरेक्शन में बैठेगा। ये बताने की प्रयास करा जाएगा कि आप जो प्रेयर कर रहे हैं वो ईश्वर को कर रहे हैं, ये जो आप काम कर रहे हैं ये भी एक तरीके की प्रेयर है, और ये भी आप ईश्वर की तरफ फेस करके करेंगे। इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन दिए जाते थे। जो आइडिया था वो बेसिकली ये था कि जो किंग है ही इज अ शैडो ऑफ गॉड, या फिर वो एक भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है इस अर्थ पे, इस धरती पे। इस तरीके की चीजें आर्किटेक्चरल फीचर से सिग्निफाई करने का कोशिश किया जाता था शाहजहां के टाइम पे। मैंने आपको बताया किस तरीके के कनेक्शंस होने वाले हैं। आप देखिए जो रॉयल जस्टिस और इंपीरियल कोर्ट होने वाला है जो शाहजहां बनाने वाले रेड फोर्ट में, उसमें भी यही चीजें आपको देखने मिलने वाली। मॉस्क जैसा कंस्ट्रक्शन होगा और वहां पर किंग को शैडो ऑफ गॉड की तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा। आपको पता चलेगा जो एम्परर है उनके थ्रोन के पीछे पितृतुरा आपको देखने मिलेगा। पितृतुरा में आपकी लेजेंडरी ग्रीक की कहानी, ग्रीक के जो भगवान है ऑर्फियस, जो एक लूट बजा रहे हैं, एक प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट होता है लूट, वो बजा रहे हैं।
ऐसा माना जाता है जो ऑर्फियस है वो अपनी लूट बजा के अपने म्यूजिक से एक खतरनाक एक जानवर है, खतरनाक दैत्य है, उसको कंट्रोल में कर रहे हैं और ये दोनों चीजें को एग्जिस्ट कर रही हैं पीसफुली। ये चीज उनके थ्रोन के पीछे बनाई गई पितृदुरा के द्वारा, जो सुंदर सुंदर पत्थर है उसके द्वारा बनाई गई। आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है जहां शाहजहां के हॉल का, उसका एम था कि जो किंग है कम्युनिकेट कर पाए अपने जस्टिस के बारे में, किस तरीके के इक्वल जो हाई और लोज हैं आपके तमाम अर्थ के, तमाम वर्ल्ड के, उसको किस तरीके से बैलेंस कर रहा है। और यहां पर हार्मनी की बात की जा रही है कि जहां पे ऊंच नीच है, कोई भी फर्क है, वो सब मिलकर इस दुनिया में रह सकते हैं, ये चीज बताई जा रही है। पितृदुरा के बारे में हम समझे तो मैंने आपको बताया बड़े रंग बिरंगे पत्थर, महंगे महंगे पत्थर यूज किए जाते थे और यहां पर आप देखने वाले हैं डिप्रेशन में काव करके इनको फिक्स कर दिया जाता था। मार्बल में डिप्रेशन बनाया जाएगा और वहां पर आपके सुंदर सुंदर पत्थर लगा दिए जाएंगे। आपको पितृदुरा एक्सटेंसिवली यूज करते मिलेगा ताजमहल में। आप सब ताजमहल गए होंगे, वहां पर पितृदुरा बहुत ज्यादा यूज किया गया है। और यहां पर आप देखने वाले हैं सुंदर सैंडस्टोन का भी यूज किया गया था, जो ऑर्नेट पैटर्न्स बनाते थे, बड़े सुंदर फूल पत्तियों के पैटर्न्स बनाए जाते थे। फूल पत्तियां बनाई जाएंगी, इस तरीके से बनाई जाती थी फूल पत्तियां, इस तरीके से दिखाया जाता था पितृदुरा में। शाहजहां जो है शुरुआती दौर में अर्लियर कैपिटल जो रहता है वो आगरा रहता है, लेकिन बाद में अपना कैपिटल शिफ्ट करने वाले हैं दिल्ली का। दिल्ली के में जब कैपिटल शिफ्ट करेंगे, उसकी डिजाइन देखने से पहले हम आगरा में देखें तो आगरा में जो नोबल्टी थी, जो नोबल्स थे, उनके घर को भी बनाया गया था बैंक ऑफ रिवर यमुना पे। तो यमुना रिवर उनके घर के पीछे से बहा करती थी, इस तरीके का डिजाइन था। जो आपके नोबल्स रहने वाले हैं उनके पास एक फॉर्मल गार्डन था, उनके घरों में भी 4 बाग फॉर्मेट में बनाए गए थे। उनके घर जो होंगे वो रिवर, उनका जो गार्डन होता था वो रिवर फ्रंट गार्डन होता था और पीछे उनके रिवर होती थी। आपको देखने मिलने वाला है ये जो 4 बाग का सिस्टम है ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। जो उनकी ड्वेलिंग्स होने वाली है वहां पर आप देखेंगे ये उनका घर था, पीछे से ये नदी बह रही है और आगे की तरफ आपको 4 बाग गार्डन देखने मिलने वाले हैं। इस तरीके से 4 बाग गार्डन देखने मिलने वाले थे आपके नोबल्टीज में। लेकिन जैसे जैसे आपका जो ट्रांसफर होने वाला है कैपिटल आगरा से दिल्ली, तो आप देखेंगे कि इंपॉर्टेंट लोगों को, जो आपका जैसे ही आपकी नई सिटी बनाई जाती शाहजहानाबाद, तो वहां पर आप देखेंगे कि जो रिवर फेसिंग साइड है या जो रिवर फ्रंट है वो सिर्फ सिलेक्टिव लोगों को मिला, जैसे जो सबसे बड़े बेटे थे दारा शुकोर के उनको मिला, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट नोबल्स को मिला। उसके अलावा जो तमाम नोबल्स थे उनको सिटी के अंदर अपना घर बनाना पड़ा और उनको रिवर फेसिंग या रिवर फ्रंट वाला घर नहीं बनाने दिया। ये चीज आपको समझ में आती। साथ में आप देखेंगे व्हाइट मार्बल के मौसोलियम बन रहे हैं। याद करिए जो मैं ताजमहल की बात कर रहा था, ताजमहल जो है वो भी इसी तरीके से बनाया है कि पीछे उसके नदी बहती यमुना और आगे ताजमहल है और उसके आगे आपके 4 बाग गार्डन है। ये आपको याद आ रहा होगा अगर आप गए हैं ताजमहल तो। साथ में आप देखेंगे जो ताजमहल है उसको एक टेरेस पे बनाया गया है, एक ऊंचे लेवल पे बनाया गया है और वहां से आपको पीछे दिखती है यमुना और इसके आप साउथ की तरफ देखेंगे तो आपको गार्डन देखने मिलता है। यहाँ पे आपको ये चीजें आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनको नोट करना है। देखिए ये एक टेरेस पे बनाया गया है, पीछे की तरफ यमुना और साउथ की तरफ ये गार्डन बनाया गया है और इसमें नहरें दी गई हैं पानी की। आप देखिए किस तरीके से ये आगरा का कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं मैं। आगरा में जो नोबल्स के घर थे वो किस तरीके से थे, ये देखिए ये तमाम नोबल्स के घर हैं, ये पूरे आपके यमुना रिवर के बैंक पे बनाए गए। यहाँ पर ताजमहल देखने वाले, ताजमहल यहाँ पर बना है, पीछे यमुना रिवर और आगे आपका 4 बाग देखने मिलेगा आपको। तो यहां आपको समझ में आएगा जो नोबल्स हैं पर्टिकुलरली उनको आगरा में तो रिवर फ्रंट गार्डन मिले थे, लेकिन बाद में शाहजहानाबाद में जाते हैं तो उनको एक क्राउडेड सिस्टम में रहना। लेकिन आप देखने वाले हैं 1815 में जैसे ये कैपिटल जो आपका शाहजहानाबाद शिफ्ट होता है, वहां पर आप देखेंगे कि सिटी जो है काफी क्राउडेड नजर आएगी आपको और यहां पर आप देखने वाले हैं बड़े बड़े गार्डन भी मिलने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझने की जरूरत है, कैसे कैपिटल चेंज होते हैं और उनके साथ क्या क्या होता है। अब हम बात करेंगे रीजन्स और एम्पायर की, तो पर्टिकुलर लोकेशन और एम्पायर्स की हम बात करने वाले हैं। आप देखेंगे एक रीजन से पर्टिकुलर ट्रेडिशंस, आर्किटेक्चरल डिजाइन या फिर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस दूसरे रीजन में अडॉप्ट की जा रही थी। विजयनगर एम्पायर का एग्जांपल दिया है यहाँ पर कि विजयनगर एम्पायर में जो हाथियों का अस्तबल था, एलिफेंट का जो स्टेबल था, उसको कहीं ना कहीं आर्किटेक्चरल स्टाइल उसकी बीजापुर और गोलकोंडा के जो साम्राज्य है उनसे मिला करती थी, उनकी सल्तनत से मिला करती थी। जो आपका मथुरा में वृंदावन टेम्पल है उसमें भी आप देखने वाले हैं, उस टेम्पल में भी कहीं ना कहीं मुगल पैलेसेस का जो डिजाइन है फतेहपुर सीकरी का उसको लिया गया है, उसको रेप्लिकेट करने का प्रयास किया गया है, उसी आर्किटेक्चरल स्टाइल को फॉलो किया गया है। आप देखिए ये जो पिक्चर है
ये है आपके इंटीरियर की, आपका जो गोविंद देव टेम्पल है वृंदावन में, उसके इंटीरियर की ये फोटो आपको देखने मिल रही है। यहाँ पर आप देखेंगे जो टेम्पल है वो रेड सैंडस्टोन से बना है। आप देखिए किस तरीके से दो आर्चेस इंटरसेक्ट कर रही हैं, और यहाँ पर आप देखने वाले हैं एक हाई सीलिंग रूफ मिलने वाला है। ये जो पर्टिकुलर स्टाइल है आर्किटेक्चर की, यहाँ पर आप देखेंगे इसको कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट ईरान, जो खुरासान है वहां की ये आर्किटेक्चर स्टाइल है। और यहाँ पर आप देखने वाले हैं फतेहपुर सिकरी में भी इसी चीज को यूज किया गया था, इसी आर्किटेक्चरल स्टाइल को यूज किया गया था। आप देखने वाले हैं जो बड़े बड़े लार्ज एम्पायर्स बनेंगे वो अलग अलग रीजन से आर्किटेक्चरल आइडियाज लेके आएंगे। यहां पर ये जो आर्किटेक्चरल आइडियाज हैं ये क्रॉस फर्टिलाइज करते थे, इंटरमिक्स करते थे। जैसे आपके जो इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है वो मिक्स हो जाएगा आपके मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से, या फिर आपका ईरानियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से, पर्शियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से, और एक नया आर्किटेक्चरल स्टाइल डेवलप होता था। और यहां पर अडॉप्शंस आपको देखने मिलेंगे। आप देखेंगे बंगाल में पर्टिकुलरली एक अलग टाइप का रूफ बनाया जाता था। लोकल रूलर्स एक रूफ बनाया करते थे जिसको आप कहते हैं थैच्ड हट। थैच्ड हट का रूफ बनाया जाता था। मैं आपको इसका डायग्राम बताता हूं। ये इस तरीके से बनाया जाएगा। हट में याद है आपको, हट ऐसा हुआ करता है और ऐसे टाइप से ये इनका रूफ बनाया जाता था। ये होता है थैच्ड हट। थैच का मतलब होता है जो आपके घास फूस से आप एक रूफ बनाते हैं, एक छत बना लेते हैं। इसको कहा जाता था बांग्ला डोम। ये जो बांग्ला डोम है आप देखने वाले हैं, मुगल जिसको एब्जॉर्ब करेंगे, इसको सिमिलरली इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे फतेहपुर सीकरी में। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जगहें हैं जहां पर आपको इन्फ्लुएंस देखने मिलने वाला है गुजरात और मालवा की जगहों का भी। जो गुजरात और मालवा की आर्किटेक्चर स्टाइल थी या बंगाल की आर्किटेक्चरल स्टाइल है, उन सबको रेप्लिकेट किया गया, उन सबको क्रॉस फर्टिलाइज किया गया मुगल आर्किटेक्चर में। आपको देखने मिलेगा कि 18वीं शताब्दी में, 18th सेंचुरी में, जब ये मुगल का साम्राज्य जो है वो खत्म हो गया था, उसके बाद भी आपको देखने मिलेगा जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो फिर भी बरकरार रहने वाला है। और इसको जो आपके रूलर्स हैं, रीजनल रूलर्स हैं, जो छोटे छोटे रूलर्स हैं, वो अपने अपने साम्राज्य में ये जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है इसको यूज करने वाले हैं और इसके बेसिस पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। यहां पर हमें देखने मिलता है जो जोधा पैलेस है फतेहपुर सीकरी का, उसके आप देखिए काफी डेकोरेटेड पिलर्स है। साथ में आप इनके होल्डर्स देखिए, जो स्ट्रट होल्डिंग्स है, जो एक्सटेंशन है आपके रूफ का, ये देखिए स्ट्रट होल्डिंग्स, ये आपके रूफ का एक्सटेंशन है। ये भी आपको देखने मिलता है काफी अच्छे तरीके से, नायाब तरीके से ये बनाए गए हैं। और इनका जो डिजाइन है ये गुजरात रीजन से आपको देखने मिलता है। ये जो ट्रेडिशन है स्ट्रट आपके होल्डिंग्स का या फिर आपके जो पिलर्स में इस तरीके के डिजाइन का, ये आपको गुजरात रीजन से मिलने वाला है। अब हम इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इंटरनेशनल कहानी हम देखते हैं, तो फ्रांस में इसी समय जो 12वीं शताब्दी के आसपास, 12th सेंचुरी के आसपास एक दौड़ चालू हो गई कि हमें हल्के और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे हमें चर्च बनाने हैं। ये चीज, इस चीज के ऊपर दौड़ चालू हो जाती, इस चीज की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बातें चालू होती। आर्किटेक्चरल स्टाइल जो डेवलप होती है इस समय पे, उसको आप गॉथिक कहने वाले हैं। इसकी खासियत ये थी कि बड़ी बड़ी मीनारें, बड़े बड़े आर्चेस बनाए जाते थे। साथ में आप देखेंगे जो स्टेन का मतलब होता है आप कलर कर रहे हैं, कलर्ड ग्लासेस को यूज किया जाता था जिसमें पेंटिंग्स बनाई जाती थी बाइबल के अलग अलग सीन्स की। आप देखने वाले फ्लाइंग बट्रेस होती थी। बट्रेस का मतलब होता है ये आपका जैसे पिलर है तो इसको सपोर्ट करने के लिए एक, ये आपका बड़ा पिलर है, इसको आप सपोर्ट करने के लिए बाजू से एक और पिलर देंगे, उसको आप बट्रेस कहते हैं। और फ्लाइंग बट्रेस का मतलब यह है कि उसको ऊपर से कनेक्ट किया जाता था, नीचे से नहीं। तो फ्लाइंग बट्रेस देखने वाले हैं आप। जो आपके स्पायर्स हैं और जो आपकी बड़ी बड़ी बेल टावर्स हैं, ये देखने मिलेंगे आपको। और इनकी खासियत ये थी कि बड़ी दूर दूर से भी आपको ये दिख जाया करते थे। इसका बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है नॉर्थ डेम। नॉर्थ डेम जो था, ये जो आपका पर्टिकुलर चर्च है, ये बहुत ही पॉपुलर है। रिसेंटली इसमें आग भी लग गई थी। नॉर्थ डेम में जो पेरिस में है, यहां पर आग लग गई थी रिसेंटली, इसीलिए करंट अफेयर में भी था। और ये इतना शानदार था, ये कुछ दशक तक, कुछ दसों साल तक, कुछ डेकेड्स तक ये बनता रहा और लगभग 12th से 13th सेंचुरी तक आपको इसका कंस्ट्रक्शन देखने मिलने वाला है। यहां पर आप देखिए, ये आपकी पिक्चर है नॉर्थ डेम की। और इसके अलावा आप देखने वाले हैं ये इस जगह पर है फ्रांस में। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आपका ये नॉर्थ डेम देखने मिलेगा। अब हम बात करते हैं परंपरा अनुसार क्या हमने सीखा, क्या हमने समझा। तो ट्राइबेट्स की बात करें, क्या बेसिक प्रिंसिपल था। हाउ इज द ट्राइबेट प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर डिफरेंट फ्रॉम आर्कुएट। तो मैंने ट्राइबेट में आपको बताया था कि दो आपके कॉलम्स होने वाले हैं और दो कॉलम्स के बाद आप यहाँ पर इस तरीके से हॉरिजॉन्टली चीजों को ऐड करते जाएंगे और आपका जो ट्राइबेट है वो बन जाएगा। आर्कुएट के साथ मैंने आपको बताया कि आर्कुएट में क्या होने वाला है, यहाँ पर पत्थर जो है, पत्थर पे पत्थर इस तरीके से जोड़ के एक आर्च का फॉर्म लाया जाएगा। और यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि की स्टोन भी होता था। अगर आप उस की स्टोन को हटा देंगे तो आपका जो आर्क है वो टूट जाएगा और इसको आप ट्रू आर्क कहा करते थे। ये आपको याद होना चाहिए।
साथ में शिखर की बात करें तो शिखर याद करिए, मैंने आपको बताया था जो मंदिर होता है, मंदिर में जहां गर्भगृह है, गर्भगृह के ऊपर का जो टावर होता है, गर्भगृह अगर नीचे है, यहाँ पर आपकी जो मेन डेटी बैठे हैं उसको आप गर्भगृह कहते हैं, और इसके ऊपर जो टावर होता है उसको आप कहते हैं शिखर। पितृदुरा क्या होता है, तो मैंने पितृदुरा भी आपको बताया था कि जो मार्बल है उसके ऊपर आप पहले तो इंप्रेशंस बनाएंगे, डिप्रेशंस बनाएंगे, और उसके ऊपर आप प्रेशियस स्टोन्स को लगा देंगे, तो उसी को आप पितृदुरा कहते हैं। जिसमें मैंने एग्जांपल आपको बताया था कि ताजमहल में काफी नायाब आपको फूल पत्तियों का पितृदुरा देखने मिल सकता है। तो ये हमारा डिस्कशन था, हमने यहाँ पर लेक्चर नंबर 5 को समराइज कर दिया है, चैप्टर नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया है। लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।